नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने CEME MA 202 सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन्स के अंतर्गत जो हमारा बुक का चैप्टर नंबर 4 है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। स्टैटिक्स का अध्ययन हम कर चुके हैं जिसमें पानी रुकी हुई अवस्था में रहता है। अब हम डायनेमिक्स की ओर चलेंगे। डायनेमिक्स के दो भाग होंगे, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, वो पार्ट जिसके अंदर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगता है। काइनेटिक्स में बाह्य फोर्स लगता है फ्लूइड के ऊपर, काइनेमेटिक्स में बाह्य फोर्स नहीं लगता, परंतु जो द्रव होता है या फ्लूइड होता है वो गतिमान अवस्था के अंदर होता है। तो सबसे पहले वही यही मुख्य बात है कि हाइड्रोडायनेमिक्स के दो मुख्य भाग हैं, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स और हाइड्रोकाइनेटिक्स। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स में दोनों ही परिस्थितियों में हमारा जो फ्लूइड है वो चलायमान होता है, परंतु काइनेमेटिक्स में बिना एक्सटर्नल फोर्स के होता है और काइनेटिक्स में एक्सटर्नल फोर्स की सहायता से यह चलायमान होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लूइड फ्लो के मुख्य लॉज क्या हैं, फंडामेंटल लॉज क्या हैं। 3 प्रकार के मुख्य इसके लॉ हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम और तीसरा है संवेग संरक्षण का नियम। फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये 3 भाग हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी एंड मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या कहता है कि ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है, इसका कभी भी मास लॉस नहीं होता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो अल्टीमेटली एनर्जी क्या रहती है, संरक्षित रहती है। इसी प्रकार से मास और संवेग मतलब मोमेंटम भी हमेशा क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, सिर्फ इनका रूप चेंज हो जाता है, ये रूपांतरित हो जाते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, परंतु इनका मुख्य भाग एज इट इज रहता है। अब फ्लूइड फ्लो को पढ़ने के लिए हमारे पास 2 मुख्य विधियां हैं, एक है लैग्रैंजियन विधि और दूसरी है ऑयलर यूलर विधि या आयलर विधि हम इसको कहते हैं। लैग्रैंजियन विधि में क्या करते हैं कि जैसे टोटल फ्लो हो रहा है पाइप में से पानी का, पूरा पानी बह रहा है, इस पूरे में से हम किसी भी एक फ्लूइड बिंदु को फोकस कर लेंगे। हम ये मान लेंगे कि पूरा पानी कहाँ से बह रहा है, उस बिंदु से ही बह रहा है, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1 मिनट में 2 मिनट में हम ये देखेंगे कि विभिन्न बिंदुओं पर चलते, क्योंकि पानी गतिमान है, गतिमान पानी के अलग अलग समय अंतराल पर उस बिंदु की फ्लूइड प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उसका प्रेशर क्या है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका स्पेसिफिक वेट कितना है, ये सारा अगर हम सब कुछ एक बिंदु पे पॉइंट फोकस्ड होकर करते हैं तो इस प्रकार की कैलकुलेशन विधि को हम लैग्रैंजियन विधि के नाम से जानते हैं। तथा यदि हम एक बिंदु को ना चुन करके एक एरिया को चुन लेते हैं और उस एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर, मान लीजिए दोपहर के 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, हम ये देखें कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसके प्रेशर, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या अंतर आता है, उसका प्रेशर क्या चेंज होता है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, उसकी डेंसिटी कितनी हो जाती है। अगर इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं तो वो यूलर्स मेथड कहलाता है। अब जो हमारे पास 2 तरीके की लाइंस होती हैं, पानी किस प्रकार से बहता है या फ्लूइड किस प्रकार से गतिमान होता है, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन। तो पाथ लाइन के अंदर क्या होता है, जब किसी कण के प्रवाह का पथ किसी समय अंतराल में खींचा जाए, मतलब हमने एक समय अंतराल ले लिया, टाइम लैग ले लिया T1 से T2, और उस T1 से T2 के बीच में हमने फ्लूइड को फ्लो कराया, और वो फ्लूइड जिस कर्व में फ्लो होगा, ये देखिए अभी हम चित्र की सहायता से समझेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। इस चित्र में देखेंगे हम, ये देखिए T1 T2 एक दिखा दिया हमने, ये अपन इसको T1 T2 कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, लाइंस आपस में कट करेंगी, इनको जब हम इन्फिनाइट पे अगर लेकर के जाएंगे, ये चित्र स्ट्रीम लाइन के लिए, पर पाथ लाइन के केस में हम अलग अलग लाइनें बना देते हैं फ्लो की, और वो लाइन्स इस प्रकार से होती हैं कि वो लाइनें कभी ना कभी एक दूसरे से कट कर सकती हैं, जबकि स्ट्रीम लाइन के केस में वो कभी भी आपस में कट नहीं करती हैं। इनका डिफरेंस देखें हम क्या होता है। पाथ लाइन किसी कण विशेष के लिए होती है और स्ट्रीम लाइन कण विशेष के लिए नहीं होती, वो एरिया स्पेसिफाइड होती है, मतलब वो कुछ कणों का समूह होती है। पाथ लाइन एक समय अंतराल के लिए होती है, मतलब T1 से T2 पे कार्य करती है, जबकि स्ट्रीम लाइन किसी विशिष्ट समय के लिए बनाई जाती है।
पाथ लाइन में लाइनें आपस में काट सकती हैं, स्ट्रीम लाइन में लाइंस समानांतर होती है जैसा कि चित्र में दिख रहा है, अतः ये एक दूसरे को काट नहीं पाती हैं। पाथ लाइन के केस में अगर हम किसी बिंदु पर टेंजेंट लाइन क्रिएट करें तो वह वेग की दिशा नहीं बताती है, जबकि स्ट्रीम लाइन की ये खूबी होती है कि उसमें किसी भी बिंदु पर यदि हम टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो वो टेंजेंट लाइन उस बिंदु, उस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्लो। फ्लो कितने प्रकार, शुरू में चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ फ्लूइड, जिसके प्रकार थे न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, थिक्सोट्रोपिक, इलास्टिक फ्लूइड, इस प्रकार से रियल प्लास्टिक फ्लूइड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्लो की, ना कि फ्लूइड की। दोनों क्वेश्चंस कई बार पेपर में आते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो विशेष रूप से शब्द पे ध्यान देना है। बात प्रवाह की हो रही है, तरल की नहीं हो रही है। तो इसका वर्गीकरण निम्न के अंतर्गत अपन कर सकते हैं: स्टीडी एंड अनस्टीडी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, लैमिनार एंड टर्बुलेंट, रोटेशनल एंड इरोटेशनल, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। तो सबसे पहले है स्टीडी एंड अनस्टीडी फ्लो। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, परिवर्ती एवं अपरिवर्ती प्रवाह। जब प्रवाह के दौरान फ्लूइड की प्रॉपर्टीज किसी बिंदु पर समय के साथ बदलती नहीं हैं, समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं, तो वो हमारा जो प्रवाह होता है वो स्टीडी फ्लो कहलाता है। परंतु जब प्रवाह के गुणधर्मों में समय के साथ परिवर्तन शून्य होता है तो वो इसका मतलब वो स्टीडी फ्लो होता है। और जब ये गुणधर्म बदल जाते हैं समय के साथ में तो वह परिवर्ती प्रवाह होता है। ये देखिए, और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि डिनोमिनेटर में लिया है टी, डी टी डी टी डी टी, और न्यूमरेटर में लिए फ्लूइड की प्रॉपर्टी, v फॉर वेलोसिटी, p फॉर प्रेशर, रो फॉर स्पेसिफिक डेंसिटी। अगर इनमें बदलाव, इनका चेंज कैसा है, जीरो है, इसका मतलब है चेंज नहीं हुआ, तो ये स्टीडी फ्लो है। और अगर नॉट इक्वल टू का सिंबल लगाया है हमने, इसका मतलब उसमें चेंज हो रहा है और ये है अनस्टीडी फ्लो है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अगर हम इंस्टेड ऑफ टाइम डिपेंडेंट के बजाय यदि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट, स्थिति विशेष के सापेक्ष में गुणधर्म चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो इस प्रकार के कैलकुलेशन में फिर हम टर्म यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्थिति विशेष के सापेक्ष में गुणधर्म परिवर्तित नहीं होते हैं तो हमारा फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो होता है, और यदि यह परिवर्तित होते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। ऐसे केसेस में हम, जैसे ऊपर हमने किया था dv अपॉन dt, dp अपॉन dt, यहाँ पे t ना करके लिखते हैं s फॉर डिस्प्लेसमेंट, dv अपॉन ds इक्वल टू 0, dp अपॉन ds इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म फ्लो को। और अगर हम लिखेंगे dv अपॉन ds नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू मतलब चेंज हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। अब थर्ड है लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। नीचे देखिए, परत दर परत और विशुद्ध प्रवाह। इसमें ये देखा जाता है कि जब पानी, नदी का अपन ने पानी देखा है, कभी समुद्र का पानी देखा है, ये किस प्रकार से फ्लो होता है, परत दर परत पानी आगे की तरफ बढ़ता है। तो बेसिकली होता ये है कि पानी सिर्फ ऊपर ऊपर तो होता नहीं है, एक पूरा डेप्थ में पानी होता है। तो अगर अपन पूरे पानी को कुछ भागों में विभाजित माने तो जो ऊपरी सतह का पानी होता है वो आपको हमेशा शांत नज़र आएगा, उसमें कम हलचल होती है और वो आपको परत दर परत बहता हुआ दिखाई देता है। ऐसा विशेष रूप से उसके रेनॉल्ड नंबर के कारण होता है। रेनॉल्ड नंबर एक कांस्टेंट है जिससे मापा जाता है कि आपका फ्लो का प्रकार क्या है। तो यदि कहीं पर रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से कम होता है तो वहाँ पे आपका जो फ्लो होता है वो लैमिनार फ्लो होता है, और यदि रेनॉल्ड नंबर का मान 4000 से अधिक होता है तो वहाँ पे आपका फ्लो टर्बुलेंट फ्लो होता है। रेनॉल्ड नंबर को रो वी बाय म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। रो इज स्पेसिफिक डेंसिटी, वी इज वेलोसिटी, डी इज डायमीटर एंड म्यू इज डायनेमिक विस्कोसिटी। नेक्स्ट इज रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो के लिए हम देखेंगे कि जब कोई भी प्रवाह इस प्रकार का हो, जैसे हम देखते हैं हमारी वॉशिंग मशीन चलती है
तो क्या होता है उसमें एक, आप कभी देखेंगे सेंटर में एक होल होता है जहाँ पे एक नट लगा रहता है, बोल्ट लगा रहता है, तो वो बेसिकली उसको एक्सेस देने का काम करता है। जो पानी घूमता है उस एक्सेस के चारों तरफ घूमता है। तो यदि किसी फ्लो में एक्सेस के चारों तरफ फ्लूइड का घूर्णन हो रहा हो, ये तो हुआ टोटल फ्लो का घूर्णन। अब ये जो टोटल फ्लो है ये किससे मिलकर बना हुआ है? विभिन्न पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए उसमें हमने कपड़े डाल दिए वॉशिंग मशीन के अंदर, पानी तो सेंट्रलाइज एक्सिस के चारों तरफ घूम ही रहा है, प्लस वो कपड़ा भी अपनी एक एक्सिस माने और उसके चारों तरफ घूमे, दोनों अपनी अपनी एक्सिस पे घूमे और दोनों मिलकर कंबाइंड मोशन करें। अगर ऐसा होता है तो उसे हम कहते हैं रोटेशनल फ्लो, और यदि इसके विपरीत परिस्थिति होती है तो उसे हम कहते हैं इररोटेशनल फ्लो। नेक्स्ट इज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। अगर आपके फ्लो का जो मूवमेंट है, जो प्रवाह है, जो उसकी गतिमानता है, यह सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, पानी अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बह रहा है तो 1 डायमेंशनल फ्लो कर रहा है, अगर वो 2 डायमेंशंस में बह रहा है एक्स और वाई में तो 2 डायमेंशनल, और मोर देन 2 में कर रहा है, 3 में कर रहा है तो 3 डायमेंशनल फ्लो, इस तरीके से। और उस केस में हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? V इज अ फैक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड टी। अगर 2 में होगा तो एक्स वाई एंड टी, एक्स में होगा तो एक्स एंड टी, और 3 में होगा तो एक्स वाई जेड एंड टी। समय के अंतराल में तो वो हमेशा ही प्रवाहित होगा, डायरेक्शन उसका सिंगल होना चाहिए, तो या तो एक्स, या तो एक्स वाई, और या तो एक्स वाई जेड, तीनों। अब जो हमने विभिन्न प्रकार के प्रभाव पढ़े, इनको समझाने के लिए ये एक टेबल भी दी गई है, इस टेबल का अध्ययन हम कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है फ्लो रेट और डिस्चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर बार हर साल पूछा जाता है। एक तो फ्लो रेट और डिस्चार्ज क्या होता है, और दूसरा कंटिन्यूटी इक्वेशन फ्लो रेट से किस प्रकार रिलेटेड होती है। जब पाइप में से पानी बहता है हमारा, तो इकाई समय में बहने वाले द्रव के आयतन को द्रव की प्रवाह दर या निस्सरण कहते हैं। मतलब कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर किसी पाइप से कितना पानी फ्लो हुआ, ये उसकी डिस्चार्ज रेट या निस्सरण कहलाएगा। निस्सरण, डिस्चार्ज या फ्लो रेट, 3 नाम होते हैं इसके। इसको रिप्रेजेंट करते हैं V/T से, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब और टाइम की यूनिट सेकेंड, इसलिए मीटर क्यूब पर सेकेंड। और नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्योंकि फ्लूइड को मीटर क्यूब में न लिख के लीटर में लिखते हैं, तो लीटर पर मिनट भी इसकी एक यूनिट होती है। नेक्स्ट इज, और लीटर को मीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं? 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाता है, तो लीटर बाय मिनट या फिर 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। और नॉर्मल कंडीशंस में Q बराबर A/V, ये इसका रिलेशन रहता है, Q बराबर A/V। स्टेटमेंट देखेंगे इसके लिए हम। कंटिन्यूटी इक्वेशन का जब स्टेटमेंट देखते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें एक नोजल बनी हुई है जिसमें एक तरफ का एरिया A1, दूसरी तरफ का एरिया A2। A1 से A2 की तरफ फ्लूइड का प्रवाह हो रहा है। तो जब कोई द्रव किसी समान या असमान अनुप्रस्थ काट के पाइप या नाली में परिवर्ती प्रवाह के साथ इस प्रकार प्रवाहित होता है कि प्रत्येक काट में निश्चित समय में प्रवाहित द्रव की मात्रा समान रहती है, जबकि प्रवाहित होने वाले द्रव में ना तो द्रव मिलाया जाए और ना ही निकाला जाए। कुल मिलाकर के इनलेट पॉइंट और आउटलेट पॉइंट पर एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है। इसमें यदि कोई परिवर्तन नहीं आता है और इस प्रोसेस के दौरान यदि एक्स्ट्रा वाटर या लिक्विड ना मिलाया जाता है, ना निकाला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कंटिन्यूटी इक्वेशन कार्य करती है। 2 बिंदु हैं, दोनों पर A1V1 बराबर A2V2, ये इसकी इक्वेशन होती है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। और अगर इन टर्म्स ऑफ Q इसको लिखें तो A1V1 बराबर A2V2 बराबर Q होता है, Q मतलब डिस्चार्ज, और A1V1 बराबर Q1, A2V2 बराबर Q2। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कंटिन्यूटी इक्वेशन ये भी कहती है चूंकि A1V1 बराबर A2V2 है तो टोटल डिस्चार्ज का मान कांस्टेंट ही रहेगा। तो V1 बराबर Q/A1 और V2 बराबर Q/A2। तो इससे ये भी कह सकते हैं कि V1 इज प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A1 एंड V2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A2।
इस प्रकार से कंटिन्यूटी इक्वेशन काम करती है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं कि इसमें फ्लो स्टडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, औसत वेग उपयोग में लाया जाना चाहिए और एक्सटर्नल फ्लूइड नहीं मिलाया जाना चाहिए।